नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। ये भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरफ किफ़ायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रग बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं खुशी गमी में तीरथ बरत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 30,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाकर्म में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसी ही मर्जात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों के बराबर तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हमसे आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एकता का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बुढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों की करतूतें सुनाई, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया, और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरो। मेरे जीती जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, यह कौन करे? फिर वो घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई चौका, बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में सलीका था? जब से अलगौजा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाएं 4 दफ़े तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है वो मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गने के नाम पर कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए। सोने की न सही, चांदी की तो है। जलन यही थी कि मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पड़ती। और पड़ती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुँह बंद नहीं रख सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोलकर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वो संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, 8 पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर। सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूँ, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। ये गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया,
जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है झुनिया, वह भी नसीब की खोटे। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी मुंबई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ, किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निभा नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजें हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा, मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी, जिस पर 10-12 गाय भैंसें खड़ी सानी खा रहे थे। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था, जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी, जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पात रही थीं और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसाल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए थे, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला, पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उसके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चीलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना लें। पानी न हो तो गगरा ला, मैं खींच दूँ। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे, अब बहुएं क्या घर संभालेंगे। जब से इसकी माँ मरी है, जैसे घर की बरकत ही उठ गई है। बहुएं आटा पास लेती हैं, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ। मर जाऊँगा तो आप सिर पर हाथ धरकर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अढ़ौना भी करेगी तो भुन भुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़ी ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चीलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुँचे। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चले। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं की जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने ना दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाएं तो मेहमान ही है। रोज़ रोज़ आने से मर्जाद भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नज़रों से देखती हुई बोली, यही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे तो ठंडा पानी दूँगी, 15वें दिन आओगे चीलम पियोगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूँगी। रोज़ रोज़ आओगे कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए तो पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सोनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पाट भीड़ लेती हैं। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना। गोबर,
इसी बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, उसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूँगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। उसी द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांति अधीर चंचल। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर खड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नाद गाड़नी है, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं, कभी तभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं है। और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा? कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी? सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूँगा। कारिंदे साहब की पूजा भी करनी ही होगी और भोला के रुपए भी तो देने चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालो? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उसे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरी विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई 1 पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ मिलेगा? अगर 25 रुपए भी दे दूँ तो भोला को ढांढस हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो, खूब दिख करके तब बताता। लेकिन जब पेट में बात बचे भी कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो छिपा नहीं सकता। और यह अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि उनके पास भी पैसे रहते हैं तो नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। अरे नहीं, आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते हैं, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, कभी खेत में खाद फेंकते हैं। मैं पड़ा सोता रहता था। कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी ज़िंदगी का थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया? सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते हैं, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था? बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरफ फिरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी? आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है।
वह इतनी सीधी गमखोर निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूँछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है।